फ्रेंड्स, अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए नेक्स्ट टेस्ट सीरीज की तरफ मूव करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, अच्छी ग्रामर कंसेप्ट और अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए आप। द सिक मैन लास्ट नाइट। आपको पता है जब भी लास्ट नाइट आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्वेश्चन से बात करनी है, आपको आंसर पे नहीं जाना है। V2 वाला ऑप्शन आएगा। फिर आपको भरनी यहाँ पर फ्रेजल वर्ब। मर जाने की या गुजर जाने की जो फ्रेजल वर्ब होगी, डाइड की जो फ्रेजल वर्ब होगी वो होगी पास्ट अवे। ये आपकी फ्रेजल वर्ब है। पास्ट अवे गुजर जाना वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लास्ट नाइट आ जाए, यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो जो सिक मैन था, बीमार आदमी था, वो कल रात गुजर गया। आंसर नंबर ए पास्ट अवे आएगा। मर जाने की 6 फ्रेजेज आएगी। फ्रेजेज आपकी 6 है और फ्रेजल वर्ब आपकी 1 है। गुजर जाना या मर जाना, किक द बकेट एक फ्रेज में कह देता हूँ, 5 अभी बाकी है। किक द बकेट का मतलब होगा मर जाना। जॉइन द मेजोरिटी होता है मर जाना। गिव अप द गोस्ट होता है मर जाना। लेकिन आज हमारा क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब को है तो आंसर ए आएगा। पास्ट अवे का मतलब गुजर जाना या मर जाना। और लास्ट नाइट के साथ आपका पास्ट इंडेफिनिट आएगा। आई कैन नोट द मीनिंग ऑफ दिस वर्स। वर्स का मतलब कोई पद, कोई आपकी कविता टाइप वर्स कहलाती है। तो अगला कह रहा है कि मैं नहीं समझ सकता इस वर्स का मतलब। कैन नोट आपका सामर्थ्य दिखाता है। मॉडल से बात कर लीजिए थोड़ी देर, बात सबसे करनी है, दोस्ती किसी से भी करो। आई कैन नोट द मीनिंग ऑफ दिस वर्स। मैं इस वर्स का मीनिंग नहीं समझ सकता। समझने के लिए जो फ्रेजल वर्ब आएगी वो आएगी मेक आउट। अंडरस्टैंड की सिमिलर वर्ड है। मेक आउट का मतलब समझना। सेकंड फॉर्म हो जाएगी मेड आउट। देखिए दो फ्रेजेस तैयार कर लीजिए। मेड आफ्टर या मेक आफ्टर किसी का पीछा करना, और मेक आउट समझना। मेक पर दो फ्रेजल वर्ब आ चुकी है, दोनों को आप इस पर रखेंगे। मेक आउट समझना और मेक आफ्टर किसी का पीछा करना। कैन नोट किसको दिखाएगा? एबिलिटी को दिखाएगा। टू लुक थ्रो ए बुक इज एन इम्पोर्टेंट स्टडी स्किल। आपको मतलब बताना है लुक थ्रो का, कि लुक थ्रो का मतलब क्या होगा। लुक थ्रो का मतलब बताना है कि किताब को लुक थ्रो करना एक सबसे स्टडी स्किल की इम्पोर्टेंट स्किल है। तो लुक थ्रो का मतलब होगा जल्दी जल्दी पढ़ लेना। जैसे आप एग्जाम से पहले पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ने को कहते हैं लुक थ्रो। लुक थ्रो किसको कहते हैं? जल्दी जल्दी पढ़ने को। इसको अपना आंसर ढूंढना है। आंसर आएगा इसका टू स्कीम। इसका आंसर बड़ा अजीब सा है। टू स्कीम का मतलब भी जल्दी जल्दी पढ़ना, बहुत रैपिडली पढ़ना। जो आप एग्जाम से 2 घंटे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लुक थ्रो। और क्रैम का मतलब होता है जो डी आंसर है, रटना। इसकी भी फ्रेजल वर्ब आएगी। इसकी फ्रेजल वर्ब होती है मगअप। यदि आप एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहें तो मगअप इसकी फ्रेजल वर्ब है। और लुक थ्रो होता है टू स्कीप, जल्दी जल्दी पढ़ लेना। तो लुक थ्रो का क्या मतलब हुआ? पहली बार आ रही है। लुक की सारी फ्रेजेज इंपॉर्टेंट है। द बॉस सिंपली कुड नॉट हिज इनएफिशिएंसी एनी मोर। पहले तो कुड नॉट से बातें करो। कुड नॉट का मतलब होता है भूतकाल में कोई भी काम आप मजबूरीवश ना कर सके, ना कर सके। तो वो आपका क्या कह रहा है कि जो बॉस है वो उसकी अयोग्यता को बर्दाश्त नहीं कर सका। चाहता तो कहा कि मैं कर लूँ। अगर वो इतना अयोग्य था कि उसकी अयोग्यता को बर्दाश्त ना कर सका। बर्दाश्त करने की फ्रेजल वर्ब ढूंढनी है। बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब पुट अप विथ। पुट अप विथ होता है बर्दाश्त करना। पुट अप विथ होता है एंड्योर करना, बर्दाश्त करना पुट अप विथ कहलाएगा। और पुट ऑफ होगा आपका स्थगित करना। इसका ए और बी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। स्थगित करना पुट ऑफ कहलाती है। आंसर आज की डेट में बी है। पुट अप विथ का मतलब होगा बर्दाश्त करना, एंड्योर करना, टॉलरेट करना, सहना। पुट अप विथ इंपॉर्टेंट कर लेना, दूसरी बार आ रही है आज हमारे। नेक्स्ट, हिज फॉली हैज ब्रॉट अबाउट हिज रोइन। रोइन का मतलब बर्बादी। बर्बादी कह रहा है कि जो उसका, आप बर्बादी को बोलेंगे रोइंस। पहले तो सेंटेंस का मतलब समझ में आना चाहिए, बर्बादी। फोली का मतलब बेवकूफ़ी। उसकी जो बेवकूफ़ी है, उसकी बर्बादी का क्या ब्रॉट अबाउट हो कर चुकी है।
उसकी बर्बादी को ब्रॉट अबाउट कर चुकी है। ब्रॉट अबाउट का मतलब होगा सीधा सीधा कारण बन जाना। कारण बनने को कहते हैं ब्रॉट अबाउट। तो क्या मतलब हुआ? उसकी बेवकूफ़ी उसकी बर्बादी का कारण बन चुकी है। ढूंढिए कारण को। कॉज्ड, बी इज द राइट आंसर। तो ब्रॉट अबाउट का क्या मतलब होगा? कारण बनना। और ब्रॉट में से यदि आप ए बी को गायब कर दें, ब्रॉट आउट करें, तो होगा प्रकाशित करना। अंतर क्लियर? ब्रॉट आउट प्रकाशित करना, पब्लिश का सिमिलर वर्ड है, और ब्रॉट अबाउट किसी चीज का कारण बन जाना। आपको इंग्लिश की बहुत अच्छी नॉलेज होना चाहिए, तभी आपकी पेपर बहुत अच्छा क्रैक होगा। नेवर द मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज का मतलब होता है गरीब आदमी। कभी भी गरीब आदमी को है ना छोटा मत समझो, उसको आप थोड़ा सा हीन भावना से मत देखो। आज गरीब है, कल अमीर हो सकता हो, नहीं हो तो भी क्या, इंसानी भगवान की गिफ्ट तो है ना। तो किसी को अपमानित दृष्टि से देखना, यार अपने से छोटा है, खूबसूरती में, पैसे में अपमानित करना, अपमानित समझना, हे दृष्टि से देखना। फ्रेजल वर्ब ढूंढनी है। आंसर नंबर बी, लुक डाउन अपन। इसके आने की संभावना बहुत अच्छी। लुक डाउन अपन का मतलब किसी को हे दृष्टि से देखना, अच्छी दृष्टि से नहीं देखना, अपमानित दृष्टि से देखना। लुक डाउन अपन आने के चांसेस 90%। 90% बोल रहा हूँ। लुक डाउन अपन किसी को हे या अपमानित दृष्टि से देखना, लुक डाउन अपन। और लुक इनटू का मतलब होता है किसी केस की जांच करना। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता, लुक के साथ इनटू आता है। Our monthly expenditure by 500 rupees when we decided to buy milk from the milkman। सबसे पहले तो मिल्क से बातें कर लो। मिल्क आपकी मटेरियल नाउन है, आर्टिकल नहीं लेगी। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिले उसे बातें कर लेनी चाहिए। हमारा मंथली एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, 500 रुपये से बढ़ गया है जब हमने डिसाइड किया कि दूध वाले से दूध लेंगे। पढ़ाओ मंथली बजट। ग्रू अप आएगा। ग्रू अप का मतलब बढ़ जाना। क्या फ्रेजल वर्ब आएगी? ग्रू अप का मतलब बढ़ जाना, बढ़ गया था। वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में है। ग्रो अप, ग्रू अप, ग्रोन अप, बढ़ जाना। वाटर ऑफ दिस वेल इज वेरी डर्टी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। वाटर एक मटेरियल नाउन है, इसके साथ 99% केसेस में आर्टिकल नहीं आता। 99% केसेज में इसकी आर्टिकल से कट्टर दुश्मनी होती है। मगर यहाँ पर पानी को विशेष कर दिया, इस कुएं का पानी। आपने वाटर को विशेष कर दिया, इस कुएं का पानी, तो यहाँ पर आप द आर्टिकल लगाएंगे। दोनों का अंतर क्लियर? जैसे मैं कहूँ वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मिल्क इज बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मगर इस मटेरियल नाउन को आप विशेष कर दिया, कुएं का पानी है, बावड़ी का पानी है, हैंडपंप का पानी है, तालाब का पानी है, नदी का पानी है, द वाटर आएगा। द वाटर ऑफ दिस वेल इज वेरी डर्टी। द वाटर क्यों आया और वाटर के साथ आर्टिकल क्यों नहीं आता? क्लियर? डिड यू सी ताजमहल इन आगरा? कंसेप्ट बनाइए, आंसर मत देखिए। ग्रामर कहती है किसी भी मॉन्यूमेंट से पहले आर्टिकल द आता है, चाहे वो ताजमहल हो, हवा महल हो, कुतुब मीनार हो, ढाई दिन का झोपड़ा हो, कुछ भी हो, उनसे पहले आर्टिकल द आता है। आगरा प्रॉपर नाउन है, जगह का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हाँ, या पंजाब होता तो द पंजाब आ जाता, लेकिन उसके अलावा कहीं भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो डिड यू सी द ताजमहल, डिड पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड यू सी द ताजमहल इन आगरा, क्या आगरा में तुमने ताजमहल देखा था? डिड के साथ V1। द आर्टिकल और जीरो आर्टिकल ढूंढिए। द आर्टिकल और जीरो आर्टिकल, यहाँ पर आपको द और जीरो आर्टिकल वाला ऑप्शन देखना है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। पहले में आपका द आएगा और दूसरा जीरो आर्टिकल आएगा। बी आंसर कर देना। एक ही जगह द करना पड़ेगा आपको, लिखा नहीं, मिसप्रिंट हो गया। पहले में द आर्टिकल आएगा, द ताजमहल, और दूसरे में जीरो आर्टिकल आएगा, क्योंकि आगरा से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। दिस इज यूजफुल बुक फॉर इंग्लिश। यूजफुल ग्रामर लगानी, आंसर मत देखना। यूजफुल चालू होती है यू से, यानी वॉवल से, लेकिन आवाज आती है यू की। अजफुल नहीं होता, यूजफुल होता है, इसलिए एन आर्टिकल नहीं, ए आर्टिकल आएगा। दिस इज यूजफुल फॉर इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? यहाँ पर एक सब्जेक्ट है।
सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। ये यदि भाषा होती तो आर्टिकल आ भी सकता था, नहीं भी आ सकता था। और यदि अंग्रेज लोग होते तो यहाँ पर दे आता। तो यहाँ पर ये इंग्लिश के लिए एक फ़ायदेमंद किताब है। पहले में ए आएगा, दूसरे में जीरो आर्टिकल आएगा और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में पहले ग्रामर कंसेप्ट लगाइए, उसके बाद क्वेश्चन करना है। जल्दबाजी हड़बड़ाहट का कोई काम नहीं है। सुरेंद्र इज एयर ऑफ गुप्तास, फंडामेंटल लगाओ, जल्दबाजी नहीं है। वर्ड किससे चालू हुआ? कॉन्सोनेंट से। हो गया चालू। आवाज़ किसकी आ रही है? वोवल की। ये चला गया वोवल के घर में। एयर आ रहा है, एयर नहीं बोलेंगे, एन एयर। वारिस को उत्तर कहते हैं एयर। सुरेंद्र इज एन एयर ऑफ गुप्तास, गुप्तास से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं? यस गुप्तास से पहले आर्टिकल दे आएगा। क्यों आएगा? जब भी किसी व्यक्ति का सरनेम बहुवचन में हो, बहुवचन में हो यानी पूरे फैमिली को शो करे, द गुप्ता, द शर्मास, द सिंग्स, द यादव्स, कुछ भी तो आर्टिकल दे आएगा। तो पहले में एन और दूसरे में दे। ढूंढिए अपना ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर। एन आएगा क्योंकि आवाज में वोवल है, गुप्तास बहुवचन में है, गुप्ता होता तो नहीं आता। पहले ग्रामेटिकल फंडामेंटल, उसके बाद राइट और रॉन्ग का सवाल। गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। मिल्क ऑफ गुजरात इज चीप एंड डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट। गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, क्या आर्टिकल आएगा? यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि सामान्य बात हो रही है। गोल्ड से पहले आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि सामान्य बात हो रही है। क्या मिल्क से पहले आर्टिकल आएगा? क्या बोले बिल्कुल आएगा, क्योंकि मिल्क है तो मटेरियल नाउन, लेकिन यहाँ पर गुजरात का मिल्क कर दिया, यहाँ पर आर्टिकल दे लेगा। देखिए आप, मिल्क भी मटेरियल नाउन है, गोल्ड भी मटेरियल नाउन है। गोल्ड से पहले नहीं लगाया क्योंकि वो सामान्य है। मिल्क से पहले लगाया क्योंकि विशेष कर दिया। ढूंढिए जीरो आर्टिकल और दे वाला ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर। मैं फिर कहता हूं, अच्छा क्वेश्चन पेपर करना है, ऑप्शन के पास नहीं जाना। ग्रामर पहले लगा दो, ऑप्शन अपने आप आएगा। आई हैव हार्डली मनी बट आई थिंक आई विल एबल टू गेट ए लोन टुमारो। मेरे पास हार्डली आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने बोला सर आई हैव हार्डली सम मनी, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? हार्डली ने सारी ग्रामर को यू टर्न दे दिया। हार्डली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। और जब वाक्य में निगेटिव सेंस आ जाए, यहाँ पर नोट नहीं देखिए आप, लेकिन वाक्य निगेटिव है तो यहाँ पर एनी आएगा, सम नहीं आएगा। हाँ ये कहता हार्डली हट जाएगा तो सम आ जाएगा, हार्डली आएगा तो एनी आएगा। लिटिल और फ्यू तो वैसे खुद निगेटिव है तो सी और डी तो आ ही नहीं सकते। सम क्यों नहीं आ सकता? इसके कारण किसी ने जिद पकड़ ली कि साहब मैं तो सब भरूंगा, हार्डली को भेज दे भाई, हार्डली के हो तो ये सब नहीं आएगा, एनी आएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो वाक्य में नोट हो या निगेटिव अर्थ हो तो वहां पर एनी आता है, और वाक्य का अर्थ पूरा पॉजिटिव हो तो सम आता है। हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर माइन, उसका जो कंपोजिशन है यानी जो उसने लिखा है वो मेरे से थोड़ा तुच्छ क्वालिटी का है, इंफीरियर। बताइए तुलना करते समय आप देन भरेंगे या टू, या ये देन या एज? इंफीरियर के साथ टू आएगा। याद करिए वो फॉर्मूला जो हमने सीखा था, जागृति शर्मा की पेप्सी के साथ हमेशा टू आएगा। जागृति शर्मा की पेप्सी के साथ टू, जूनियर, सीनियर, प्रीफर, एल्डर, प्रिफेबल, सुपीरियर, इंफीरियर, ये 7 वर्ड हैं जो अपने से पहले मोर नहीं लेते। ये खुद अपने आप ही कंप्लीट कंपेरेटिव डिग्री है। इनके साथ 2 रूल याद रखना, इनसे पहले कभी मोर नहीं आएगा और इनके बाद कभी भी टू नहीं आएगा, सॉरी देन नहीं आएगा, टू आएगा। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहां पर देन लगाने की गलती कभी ना करें। दो द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द बुक वाज डल, पार्ट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। हालांकि, हालांकि आ गया, हालांकि जो बुक का जो पहला पोर्शन है वो डल है। दो कंजक्शन से आया, द फर्स्ट आर्टिकल से आया, फर्स्ट से पहले द आ गया, हो गए 2 क्वेश्चन तैयार। दो द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द बुक वाज डल, पार्ट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, बाद वाला इंटरेस्टिंग था। बाद वाले के लिए क्या आएगा? द लेटर। बाद वाला जो पोर्शन है LATTER, पहले वाला द फर्स्ट, बाद वाला द लेटर। और कोई भरने की कोशिश ना करें
क्योंकि लेटर से पहले द नहीं आता, ये तो वैसे ही खत्म हो गया है, तो समय का क्रम बताएगा। लास्ट से पहले द है नहीं, लेटेस्ट आ नहीं सकता है, वैसे ही द लेटर इज द राइट ऑप्शन। यू कैन हेल्प योर सेल्फ विथ सम बिस्किट ऑल दो देयर आर लेफ्ट। अच्छा क्वेश्चन, समझो पहले। यू कैन हेल्प योर सेल्फ, आप अपनी मदद कर सकते हो, विथ सम बिस्किट, कुछ बिस्किट लेकर, मतलब काम चल जाएगा। ऑल दो, हालांकि, देयर आर लेफ्ट, हालांकि कुछ बचे हैं, पूरे तो नहीं बचे। क्या बिस्किट को गिन सकते हो? क्या गिन सकते हैं? नहीं आएगा, नहीं आएगा। फ्यू क्यों नहीं आएगा? फ्यू तो नहीं के बराबर, कोई आधा टुकड़े से पेट थोड़ी भरेगा। ये भी भाई साहब तू भी जा, ले दे के क्या बच गया? ए फ्यू बच गया। वजह ढूंढो, क्वेश्चन से बातें करो, आर्गुमेंट करो, तुक्का मत मारो, तुक्का मारने की आदत आपको बर्बाद कर देगी। आल दो देयर आर ए फ्यू लेफ्ट, थोड़े से बिस्किट बचे, उससे तुम अपना काम चला लो, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 4-5, यदि तुम्हारी भूख है वो थोड़ी कम हो जाएगी। हु इज ऑफ द टू ब्रदर्स, टू आ गया, द टू आ गया। आपको भरना है यहाँ पर जिसे कहते हैं सुपर, क्या आएगा यहाँ पर? जो आएगा कोई कंपेरेटिव डिग्री आएगी। स्ट्रोंगेस्ट आ नहीं सकता, स्ट्रोंग आ नहीं सकता, मोर स्ट्रोंग आ नहीं सकता, यहाँ पर आएगा स्ट्रोंगर। स्ट्रोंगर भी नहीं आएगा, द स्ट्रोंगर। यहाँ पर सही आपका जवाब होगा, इसके आगे द और जोड़ना है आपको, द स्ट्रोंगर। क्यों? क्योंकि ऑफ द टू आ गया, तो ऑफ द टू से पहले जो कंपेरेटिव डिग्री आएगी उसके साथ द का आना जरूरी है। हु इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू ब्रदर्स, यहाँ पर द स्ट्रोंगर आएगा क्योंकि ऑफ द टू आ गया। सिंपल होता तो स्ट्रोंगर से काम चला लेते। लेट मी डू दिस, पैसिव बनाओ। लेट की पैसिव कैसे बनती है मैं समझा देता हूँ एक बार। लेट को अपनी जगह पे रखो, इसके साथ बाय लगाओ और आखिर में भेज दो, भेज दिया आखिर में, ऐसे ही जाएगा। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव रूप में जाएगा, लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव आता ही नहीं है। लेट लगाया, बाय भी कर दिया, ये भी गया, ये भी गया, ये दोनों बच गए। डू को अपनी जगह पे डन करो और आगे बी लगा दो, डू को अपनी जगह पे डन करो और आगे बी लगा दो, लगा दिया। और जो ये दिस बच गया, अब दिस ही बचा है, इसको लेट के पास ले आओ। अब इसकी पैसिव ढूंढो, लेट दिस बी डन बाय मी, ढूंढो कौन सा है, सी इज द राइट आंसर। आगे ही कहानी समझ में। बी है, ही में बाय लगा के आखिर में भेजो, वर्ब को अपनी जगह पर थर्ड फॉर्म करो और बी लगा दो, और जो इसके राइट में है उसको लेट के पास ले आओ, कहानी खत्म। समझो मैथमेटिक्स की तरह, रटो मत। द बॉयज किल द स्नैक विथ ए स्टिक, विथ ए स्टिक को तो छेड़ो ही मत, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वाजवर थर्ड फॉर्म जरूर आएगा, ये बात तो तय है। तो आपका जो है फर्स्ट इज द राइट आंसर, द स्नैक वाज किल्ड बाय द बॉयज विथ ए स्टिक। और कहीं पर क्या है, इसमें ए स्टिक ले रखा है, नहीं बैठेगा। ए स्नैक विथ ए स्टिक गड़बड़ है, बी गलत, सी गलत, डी गलत, इज द राइट आंसर। क्योंकि V2 की पैसिव में वाजवर थर्ड फॉर्म जरूर आएगा। हाउ कैन डू दिस, कैन है तो कैन बी वाला आंसर जरूर होगा, ये बात तो तय है। कैन बी है तो कैन बी वाला आंसर जरूर होगा, पहली बात। कैन बी सेकंड में नहीं है, हटा दो। कैन बी डी में नहीं है, हटा दो। अब है ए और सी में, तो कैन और बी के बीच में हमेशा वर्ड आता है। जो भी वर्ड आप बुलाओगे ना वो कैन और बी के बीच में आएगा। जिसको बुला रहे हो आप तो वो इसके बीच में आएगा, जो भी आएगा इसके बीच में आएगा। तो आंसर सी इज द राइट। हाउ कैन दिस बी डन बाय एनीवन, देखिए इसमें क्या है, कैन बी साथ है, नहीं हो सकता। इसमें दिस आपका बीच में है, तो हाउ कहाँ गया, यदि फर्स्ट कर दो हाउ कहाँ पर है, गलत। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, द सरफेस फील्स स्मूथ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 21 और 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका ग्रामर कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। अब इसमें क्या लगता है आपको, फील्स है, बोले B5 है तो फेल्ट आना चाहिए तो ये करके लोग ए ऑप्शन कर देंगे जो गलत है। ऐसे क्वेश्चन में इसको क्या कहते हैं, क्वासी पैसिव। एक क्वासी पैसिव है, द सरफेस फील्स स्मूथ। अब इसमें ना कोई करता है ना, तो ऐसी में आपका क्या आंसर आएगा, ये 2-3 ही है जिसमें 2 मैंने ले लिए हैं। इसमें बहन के बाद इट इज लगा हुआ आंसर आएगा, याद रखना। ऐसे वाक्यों में वहन के बाद इट इज लगा हुआ आंसर आता है, कैसे, बी इज द राइट आंसर। द सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट, यहाँ पर आएगा फेल्ट।
ऐसे मामलों में ये से क्वासी पैसिव कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा नहीं करोगे द सरफेस इज फेल्ट स्मूथ, पूरी फील्ड का फेल्ट कर दो, फिर भी नहीं जमता है, सरफेस अपनी जगह पे रह गया। ये क्या कहता है, ऐसा आंसर आएगा जिसमें वहन के बाद इट इज और ये थर्ड फॉर्म आएगी। याद रहेगी कहानी। इसका अगला क्वेश्चन देख लो, वो भी ऐसा ही है, वो भी सेम आएगा, तो सेम क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्विनाइन टेस्ट बीटर, क्विनाइन टेस्ट बीटर, क्विनाइन का जो टेस्ट है वो बीटर है, क्विनाइन का टेस्ट है वो कड़वा है, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, टेस्टेड कर देंगे, जो जो होगा कि इस बीटर टेस्टेड कर दो, गलत। वहन वाला आंसर ढूंढना है, क्विनाइन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड, बस ये कहानी है। इसके 2-3 एग्जांपल और लाऊंगा ताकि आपके क्लियर हो जाए। क्विनाइन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड, इनको क्वासी पैसिव कहते हैं। क्वेश्चन में कंप्लीट एक्टिव नहीं है, इसलिए कहानी थोड़ी सी घूमेगी, इसलिए मैं क्वेश्चन ऐसे ही ला रहा हूं। आइए, हिज ऑन अकर्ड, अकर्ड का मतलब होती है सहमति, अकर्ड का क्या मतलब होती है, सहमति। सपोज करिए टाई द नोट, शादी कर रहे हैं लोग लेकिन लव मैरिज के थ्रू कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं लोग लेकिन लव मैरिज के थ्रू कर रहे हैं। टाई द नोट खुद होता है शादी करना, वो अपनी सहमति से ही करेंगे ना, 100% सहमति है। अरेंज में तो फिर भी प्रेशर होता है, लव मैरिज में कोई प्रेशर नहीं होता, तो उसे बोलते हैं हिज ऑन अकर्ड, सहमति को बोलते हैं। तो आंसर सहमति वाला ढूंढिए, क्या है आंसर सी, वॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरीली एंड विलिंगली, अपनी स्वेच्छा से लव मैरिज की जा रही है, किसी का दबाव नहीं है, उसे कहते हैं हिज ऑन अकर्ड। अकर्ड का मतलब सहमति, तो सहमति को पकड़ के आपको आंसर को फाइंड आउट करना है। रन आउट, कोरोना वायरस में क्या हुआ, अपने घर में जितना भी राशन था, कमेस्टेबल थिंग थी, वो रन आउट होती गई। या आप मोबाइल को यूज कर रहे हैं, क्लास लेने के बाद आपकी मोबाइल क्या हो जाएगी, रन आउट हो जाएगी। या सुबह यूज कर लो, नहाते समय अपनी बाल्टी का पानी क्या होता है, धीरे धीरे रन आउट होता है। अपना गैस सिलेंडर क्या होता है, रन आउट होता है, यानी समाप्त हो जाना, स्टॉक कम होते जाना, रन आउट होगा। आंसर ढूंढिए, आंसर नंबर ए, एग्जॉस्टेड माई स्टॉक ऑफ, माई वाई का कोई लेना देना नहीं, एग्जॉस्टेड का मतलब समाप्त होना, स्टॉक का मतलब जो भी स्टॉक है, पानी का, तेल का, पेट्रोल का भी अपन गाड़ी से जाएंगे, पेट्रोल क्या होगा, रन आउट होगा। ए जेंटलमैन एट लार्ज, यहां पर क्या हुआ, ड्यूरिंग कोरोना वायरस काफी लोग जो प्राइवेट सेक्टर में थे वो क्या हो गए, जेंटलमैन एट लार्ज हो गए, वो क्या हो गए, जेंटलमैन एट लार्ज हो गए। कहां से कहानी बनी, 2 आदमी थे, एक थोड़ा शातिर था, एक फालतू बैठा हुआ था, तो उसको बोला जाकर कुल्हाड़ी के धार कर, क्यों है भाई, तू बेकार है, तू जेंटलमैन एट लार्ज है, यदि तेरे पास लार्ज क्या पूरी दुनिया खाली पड़ी है। जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होगा बेरोजगार होना, कोई ढंग का काम नहीं होना। कल आपने किया था लूज एंड्स, उसी की सेम फ्रेज है, जेंटलमैन एट लार्ज नो सीरियस ऑक्यूपेशन, यानी कोई भी ढंग का धंधा नहीं है, कोई भी ढंग का ऑक्यूपेशन नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, कोई रेगुलर अर्निंग नहीं है, जेंटलमैन एट लार्ज। और ड्यूरिंग कोरोना वायरस जो प्राइवेट सेक्टर में थे, गवर्नमेंट वालों की बात नहीं कर रहा, वो जेंटलमैन एट लार्ज ही थे। थ्रोविंग डस्ट इन आइज, फिल्मों में देखा होगा आपने, पुराने युद्ध में देखा होगा, जब हथियार नहीं होते थे तो धूल झोंक के भाग जाते थे, फिल्मों में भी देखा है आपने, धूल झोंक दिया या कोई गैस का गुबार कर दिया जो कुछ दिखे ही ना। थ्रो डस्ट आई का मतलब होगा धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना। काफी युवा गांव से आ जाते हैं, स्टडीज के नाम पर अपने घर वालों की आंखों में क्या करते हैं, थ्रो डस्ट आई, धोखा देते हैं, आंखों में धूल झोंकते हैं। अपराधी और पुलिस को जोड़ देना, धोखा देना, आंसर जाएगा सी के पास, टू डिसीव इज द राइट आंसर, किसी को धोखा देना। डस्ट से याद रखेंगे। चेकर्ड करियर, चेकर्ड करियर का मतलब होता है, जैसे आपने शतरंज खेली होगी तो वो चौखाने से बने हुए होते हैं, ये चौखाना, इसके आगे ये चौखाना, चेकर्ड होते हैं वो। तो चेकर्ड करियर का मतलब होगा उतार चढ़ाव वाला करियर। अमिताभ बच्चन का रहा, कभी बहुत अप में गए, कभी डाउन में। KFC वाले का करियर रहा, पहले डाउन ही डाउन रहा, फिर चढ़ा तो बहुत तेजी से चढ़ा। तो चेकर्ड करियर का मतलब होगा, और प्राइवेट सेक्टर में चेकर्ड करियर हो सकता है। क्यों हो सकता है, कभी अर्श पे आ जाए, कभी फर्श पे आ जाए, कभी फांकों में आ जाए, कभी मर्सिडीज में आ जाए, तो ऐसा करियर चेकर्ड करियर कहलाएगा।
उतार चढ़ाव वाला करियर, जैसे अमिताभ बच्चन का रहा। आंसर नंबर ए, हैड ए वैरायटी ऑफ जॉब्स एंड एक्सपीरियंस, यानी अनुभव भी कई तरह के, कभी खट्टे अनुभव, कभी मीठे अनुभव, कभी उतार, कभी चढ़ाव। हर इंसान की ज़िंदगी में चेकर्ड करियर आता ही आता है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। फाइट टूथ एंड नेल्स, पहले के लोग हथियार नहीं होते थे तो किससे लड़ते थे? जंगली होते थे, बारबरिक होते थे, तो किससे लड़ते थे? अपने दांत और नेल्स से, पूरी ताकत से लड़ते थे, क्योंकि जंगली होते थे, जस्ट एक जानवर, उनमें कोई फर्क नहीं था। तो पूरी ताकत से लड़ना फाइट टूथ एंड नेल्स कहलाएगा। पूरी ताकत से लड़ना है करप्शन के खिलाफ, किसी भी सोशल इविल के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, भ्रूण हत्या के खिलाफ। फाइट टूथ एंड नेल्स यानी पूरा जोर लगा दो, पूरी ताकत लगा दो। अब एक शेर के पास कौन सा हथियार होता है? दो ही हथियार होते हैं, एक टूथ होता है, एक नेल्स होता है। तो उनके दोनों चीज़ें तोड़ दो, शेर बकरी से भी खराब हो जाएगा। आंसर नंबर आ जाएगा ए, विथ ऑल दियर माइट। माइट का मतलब होता है ताकत, अपनी पूरी ताकत से लड़ना। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, टू कट ऑफ कॉर्नर। टू कट ऑफ कॉर्नर का मतलब होगा, जैसे पुराने ज़माने ट्रैफिक रूल सही होते थे, सड़कें नहीं होती थी, तो लोग छोटा रास्ता यूज़ करते थे। कॉर्नर से नहीं जाएंगे, सीधे ही चले जाओ, इतना कौन घूमेगा, इतना घूमेगा, लंबा रास्ता है, सीधे चले जाओ, डायगोनल चले जाओ। पाइथागोरस प्रमेय को यूज़ कर लीजिए आप। यदि ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। अब यदि आप यूँ जाओगे तो 7 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और यूँ जाओगे तो 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। इसको कहते हैं, ये कॉर्नर कट कर दिया ना आपने। तो कट द कॉर्नर का मतलब होता है छोटा रास्ता यूज़ करना। जैसे व्हेन पेट्रोल इज अबाउट टू एंड, जब आपका कोई पेट्रोल खत्म होने वाला होता है तो नेचुरल कट द कॉर्नर ही कहते हैं, छोटे रास्ते को यूज़ करते हैं, लंबा कौन जाएगा। तो कट द कॉर्नर कहलाएगा छोटा रास्ता यूज़ करना। आंसर नंबर बी, टू टेक ए शॉर्टकट। और आज का हमारा आखिरी मेहमान मिल लेते हैं, ऑन द वेन। वेन का मतलब होता है, जैसे चंद्रमा पूर्णिमा को ऐसा होता है पूरा कंप्लीट, अमावस्या आने तक एक लकीर रह जाता है, ये कहलाता है ऑन द वेन। ऑन द वेन का मतलब होता है धीरे धीरे समाप्त हो जाना। किसी की खूबसूरती परमानेंट नहीं रही है, ऑन द वेन है। किसी की ताकत, यूथ कभी परमानेंट नहीं रही है, ऑन द वेन है। एक समय लगता है हमेशा रहेगी, मगर रहती नहीं है। चांद कभी हमेशा पूरा नहीं रहता, उसे ऑन द वेन होना ही पड़ता है। अमावस्या आने तक वो ऑन द वेन की कैटेगरी में चलता है। धीरे धीरे समाप्त होना। खूबसूरती, यूथ, चंद्रमा, गुलाब की खूबसूरती, गुलाब लेकर आओ, दिखने बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद सब कुछ खत्म। वो जिंदगी है, वो यथार्थ है। तो ऑन द वेन का मतलब समाप्त हो जाना। जैसे वियर, टर्बन, पगड़ी पहनना खत्म हो गया, ट्रेडिशनल क्लोथ खत्म हो गए, कोई नहीं पहनता है, पगड़ी तो पहनता ही खत्म ही हो गया। ऑन द वेन, और जो कुछ भी है वो भी समाप्ति के कगार पर है। तो आंसर जाएगा डिक्लाइन, धीरे धीरे समाप्त होते जाना। ये था हमारा आज के 30 ब्रह्मास्त्र। कल फिर 30 ब्रह्मास्त्र के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार आपको। थैंक यू वेरी मच।